गाइस, सो आज की वीडियो में हम करेंगे बीजेटी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मैं आपको अराउंड देखो 35 क्वेश्चंस कराऊंगा बीजेटी से रिलेटेड सिर्फ। क्लियर है? और ये आपके एसएससी जेई और दूसरे जो जेईएन के एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसके साथ देखो यहाँ पे तो आपको सिर्फ दिख रहे 35 क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने और दूसरे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको कराते जाऊंगा। ठीक है, जिससे आपका बीजेटी ओवरऑल इस एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, अ ट्रांजिस्टर हैज अ करंट गेन ऑफ 0.99 इन कॉमन बेस मोड, इट्स करंट गेन इन कॉमन एमिटर मोड। आपको करंट गेन बताना है कॉमन एमिटर मोड में जब आपका ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसके लिए पहले ये तो एक सिंगल क्वेश्चन है, बट देखो इससे चीजें आपकी कितनी रिवाइज हो जाएगी। देखो 3 मोड होता है, आपको पता होगा। एक कॉमन बेस होता है, एक कॉमन एमिटर होता है, एक कॉमन कलेक्टर होता है। क्लियर है? अब देखो जब आप कॉमन बेस की बात करते हो तब इसमें जो गेन लिखते हो उसको लिखते हो आप अल्फा से, कॉमन एमिटर में आप लिखते हो बीटा से, कॉमन कलेक्टर में लिखते हो गामा से। क्लियर है? अब देखो इनके फॉर्मूले भी आप याद रखो। अब देखो जो अल्फा है इसमें देखो आपने क्या किया, बेस को कॉमन रखा, यानी आउटपुट अपन इनपुट होगा तो आउटपुट में कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय एमिटर करंट, बिकॉज आपने बेस को कॉमन कर दिया। क्लियर है? तो सिंस देखो जो एमिटर करंट है वो हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है, कलेक्टर से, तो ये वैल्यू हमेशा आपको 1 से कम ही मिलेगी। और इस ऑप्शन क्वेश्चन में भी देख सकते हो आपको वैल्यू क्या दी है 0.99, यानी 1 से कम ये वैल्यू है। तो देखो जो बीटा होता है, बीटा आपका होता है कॉमन एमिटर का, यानी देखो कलेक्टर करंट डिवाइड बाय बेस करंट, ये वैल्यू आपकी 1 से हमेशा ज्यादा होगी, बिकॉज बेस करंट हमेशा कलेक्टर के कंपेयर में कम होता है। थर्ड आपका आता है गामा, जो कॉमन कलेक्टर में होता है। तो देखो कलेक्टर ने आपने कॉमन कर दिया कलेक्टर को, तो एमिटर से आप आउटपुट लोगे डिवाइडेड बाय बेस में आप इनपुट दोगे, तो ये वैल्यू भी आपकी हमेशा 1 से बड़ी होती है। क्लियर है? अब देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ एमिटर बड़ा होगा बेस बड़ा होगा, तो सिंपल ये रिलेशन होता है। देखो एमिटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर में। अब देखो इन सबके बीच में रिलेशन आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। देखो सिंपल आपको अगर देखो अल्फा को बीटा की टर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, बीटा अपॉन 1 बीटा। अब देखो यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा, उस चीज में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो सिंपल है, बहुत इजी तरीका है। बीटा क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, और अल्फा क्या होता है, 1 से हमेशा छोटा होता है। यानी आप क्या करो, ये नीचे वाली क्वांटिटी अगर आपकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो आपको अल्फा कम मिल जाएगा। तो नीचे वाली क्वांटिटी ज्यादा कब हो सकती है, जब यहाँ पे आप प्लस लिखो। तो ये आपका हो गया अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन। सिमिलरली देखो बीटा की टर्म में अगर इसको लिखना हो तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, बिकॉज देखो बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, तो ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो कम कब होगी, जब 1 में से माइनस करोगे तो बीटा आपका बढ़ जाएगा। तो ये हमेशा देखो लेस देन 1 होता है और ये आपका हमेशा मोर देन 1 होता है। क्लियर है? अब देखो जो थर्ड रिलेशन है गामा के बीच में, तो गामा के बीच में देखो रिलेशन होता है 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये तो मैंने देखो बीटा की टर्म में लिखा है, इसको आप अल्फा की टर्म में भी लिख सकते हो। सिंपल बीटा की जगह क्या लिखोगे, ये वाला रिलेशन। तो देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये देखो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा देखो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो देखो ऊपर ही अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन जो मैंने बताया ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको दे दिया, ये आपको दिया कॉमन बेस मोड में, यानी आपको अल्फा दे दिया। कॉमन एमिटर मोड में पूछा है यानी बीटा पूछा है। तो सिंपल ये सेकंड वाला जो रिलेशन मैंने बताया ये यूज करो। तो देखो इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो बीटा इक्वल्स टू अल्फा यानी 0.99 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.99। क्लियर है? तो यहाँ से देखो बीटा कितना हो जाएगा 0.99 डिवाइडेड बाय 0.01। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बीटा मिलेगा 99। ठीक है, इजी क्वेश्चन था और देखो आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिली है यहाँ से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर ब्लॉकिंग द डीसी कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज सिग्नल A/N डैश इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स। यानी आपका जो डीसी कंपोनेंट होता है, ठीक है, किसी भी वोल्टेज या करंट सिग्नल का, तो उसको आपको ब्लॉक करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करते हो। ठीक है, तो देखो जब डीसी और एसी की बात करते हो तो सबसे बेसिक डिफरेंस उसमें आता है कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, यानी डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है और एसी में उस सिग्नल की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। तो यानी कि आप ऐसा कंपोनेंट यूज करोगे जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है जिसकी वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे आपके दो ही एलिमेंट है, जो एक्सएल, ठीक है, यानी इंडक्टर, और एक्सी यानी कैपेसिटर, ये दोनों ही आपके फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट है।
यानी ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट हो गई है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट, क्लियर है। तो देखो अब सिंपल, जब आप डीसी कंपोनेंट को आपको ब्लॉक करना है, डीसी कंपोनेंट को, ठीक है। अब तो एक चीज समझो आप कि जो डीसी कंपोनेंट को अगर आपको ब्लॉक करना है, यानी कोई ऐसा एलिमेंट चूज करो, जैसे देखो आपने कोई ये एलिमेंट चूज किया, ठीक है, ये आपका वो एलिमेंट है, यानी अब ऐसा होना चाहिए कि आप अगर इसमें देखो कोई सिग्नल ले रहे हो, तो उसमें जब डीसी सिग्नल ले रहे हो तो ये आपका यहाँ पे आना नहीं चाहिए, ये एक तरीके से ओपन की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। तो ओपन करेगा तभी तो ये सिग्नल पास नहीं होगा, और ब्लॉक कर दिया एक तरह से उस सिग्नल को उसने, तो बेसिकली वो एलिमेंट आपका ओपन सर्किट की तरह काम करना चाहिए। तो देखो डीसी की फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 0, ठीक है। अब देखो पहले इंडक्टर, देखो इंडक्टर किस तरह काम करेगा, तो इंडक्टर होता है देखो जे ओमेगा एल, तो ओमेगा आपका होता है 2 पाई एफ, तो देखो जे 2 पाई एफ इंटू एल, तो देखो एक्सएल तो आपको मिल गया, एफ 0 रोकेंगे तो 0, तो 0 का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, यानी इंडक्टर में तो जब डीसी सप्लाई दोगे तो वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, यानी वो सिग्नल को जाने देगा, उसको ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। बट कैपेसिटर में देखो क्या होता है, 1/j ओमेगा सी, ठीक है, यानी कि 1/j 2 पाई एफ सी, ठीक है। अब देखो जैसे आप फ्रीक्वेंसी को 0 रखोगे ये आपको इनफाइनाइट मिलेगा, यानी आपका जो बेसिकली इसको रेजिस्टेंस की जैसे समझो, ठीक है, ये भी एक क्या रिएक्टेंस है, यानी अगर रिएक्टेंस इनफाइनाइट है इसका मतलब वो सर्किट क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है, यानी ये ओपन की तरह काम करेगा। अब देखो जैसे आपका कैपेसिटर ओपन की तरह काम करेगा डीसी सिग्नल के लिए, इसका मतलब वो डीसी सिग्नल को पास होने नहीं दे रहा, यानी कि वो ब्लॉक कर रहा है, यानी आपका जो कैपेसिटर है वो आपका ब्लॉक करता है डीसी सिग्नल को, ठीक है। ये आपने फिल्टर्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो ये डीसी सिग्नल को ब्लॉक करेगा, ठीक है। सिमिलरली आप चाहो तो जो एफ इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है, एक्सएल और एक्सी दोनों के लिए। तो देखो इस केस में डीसी कंपोनेंट को कौन ब्लॉक करेगा, आपका कैपेसिटर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Assume that the beta of a transistor is extremely large and V base to emitter voltage is 0.7 volt. IC and VCE in the circuit shown in the figure are. आपको चाहिए कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, ठीक है। ये आपका एक देखो बाइसिंग का क्वेश्चन है, आपको सिंपल पता चल गया देख के, ठीक है, सर्किट देख के। तो देखो आपने डिफरेंट डिफरेंट बाइसिंग पढ़ी होगी बीजेटी में, हम बाइसिंग करते हैं, ठीक है उसमें। तो देखो ये आपका जो सर्किट है ये आपका किसका है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का, क्लियर है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर आपको कोई पूछे कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली बाइसिंग कौन सी है, तो वो आपकी होती है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, क्लियर है। अब देखो वोल्टेज डिवाइडिंग बाइसिंग का बेसिक्स जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो उसमें क्या होता है, ये जो इतना जो ट्रांजिस्टर वाला पार्ट है, ठीक है, हम पहले इसका देखो एक थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते हैं। उसमें देखो ये जो इतना पोर्शन है इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये आपका एक लोड है, ठीक है। फिर अब देखो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट में क्या होता है, एक सिंपल देखो थेवेनिन इक्विवेलेंट में होता है देखो एक सिंपल उसका थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है, और उसका थेवेनिन वोल्टेज, ये होता है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, लोड को रिमूव किया, फिर हम इसका ये थेवेनिन इक्विवेलेंट बना दिया, फिर अगेन सर्किट एज इट इज बनाते हैं। यानी देखो ये जो इतना पार्ट है ना इसका हम थेवेनिन इक्विवेलेंट किया है अपने। तो देखो अब वापस सेम सर्किट बना देता हूं मैं, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। वोल्टेज सोर्स देखो कितना था यहाँ पे 5 वोल्ट, ये आपका था 2.2 किलो ओम, ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था इस ब्रांच में वो था आईसी, क्लियर है। ये आपका एमिटर टर्मिनल, और ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका था 300 ओम। तो ये तो आपका होगा देखो आरटीएच, ये आपका होगा वीटीएच, ठीक है। अब देखो सिंपल है, ये आपका बेस टर्मिनल है तो करंट जो फ्लो होगा वो कौन सा होगा, बेस करंट, ठीक है। तो देखो ये आपका बेस टर्मिनल एंड ये आपका एमिटर टर्मिनल, तो ये जो वोल्टेज होगा ये क्या होगा, वी बी, यानी बेस टू एमिटर वोल्टेज। या तो कोई डाउट नहीं आपको। और जो ये एमिटर वाला टर्मिनल है ना, यानी जो 300 ओम, इससे जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा होगा, एमिटर करंट आई ई, क्लियर है। तो देखो अब इसमें जो वीटीएच और आरटीएच है इनकी वैल्यू आप कैसे निकालते हो, वोल्टेज डिवाइडिंग बाइसिंग में आपने पढ़ा होगा। अगर आपको याद नहीं है तो देखो अभी देख लो, सिंपल आप क्या करिए, वोल्टेज इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इवन आप सिर्फ फॉर्मूले भी याद रख लो, ठीक है, आपके ये हेल्प बहुत करेंगे वहां पे। तो देखो आरटीएच क्या होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब इसमें देखो ये जो 4 ओम है ये आपका होता है R1, ठीक है, और ये जो 1.1 है ये आपका होता है R2, और जो 5 वोल्ट है ये आपका होता है V वोल्टेज, क्लियर है। तो यहाँ से VTH निकाल सकते हो और RTH इजीली निकाल सकते हो, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन पढ़ो।
क्वेश्चन में इसने बीटा बोला क्या, एक्सट्रीमली लार्ज, यानी जो बीटा होता है, बीटा आपको पता क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताया, कॉमन एमीटर जो मोड होता है उसका जो करंट गेन है वो होता है। तो देखो कॉमन एमीटर यानी IC अपॉन IB। अब अगर देखो मैंने बोला कि जो बीटा है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए देखो वर्ड यूज किया एक्सट्रीमली, यानी ये बीटा जो है ये एक्सट्रीमली लार्ज है। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल गई कि जो बेस करंट होगा वो बहुत कम होगा, तभी तो आपका बीटा बीटा बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है, यानी जो बेस करंट है इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए बहुत कम है, ठीक है, यानी उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, इतना कम है। तो यहाँ से देखो आपको एक और चीज पता चली होगी, देखो सिंपल एमीटर इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर करंट, ये रिलेशन आपके हर ट्रांजिस्टर में काम करता है। बेसिकली बीजेटी में बेसिकली कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यूज कर लो, NPN या PNP, ठीक है, उसमें ये रिलेशन हर जगह काम आएगा। क्लियर है, तो देखो मैंने बोला कि बीटा आपका IB क्या आपका नेग्लेक्ट है, बहुत कम है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो एमीटर करंट है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है कलेक्टर करंट के। ये चीज भी आप समझ गए, क्लियर है। तो अब देखो सिंपल, अब देखो इस टाइप के जो बाइसिंग के सर्किट होते हैं ये दो स्टेप में सॉल्व होते हैं। पहला इनपुट में KVL लगाते हो, फिर आउटपुट लूप में KVL लगाते हो। देखो फिलहाल इनपुट आपका ये है तो इसमें आप KVL लगाइए, ठीक है। देखो मैं इनपुट में KVL लगाता हूँ, तो इनपुट, ठीक है, देखो इनपुट में KVL लगाऊं तो क्या आएगा, देखो VTH, ठीक है, माइनस IB इंटू RTH माइनस V बेस टू एमीटर वोल्टेज माइनस एमीटर करंट इंटू 300 ओम, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है। बट अब देखो मैंने अभी तक VTH की वैल्यू नहीं निकाली, तो VTH की वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता दिया। देखो मैं वैल्यू निकाल देता हूँ अभी यहाँ पे। देखो VTH क्या हो जाएगा, VTH इक्वल टू वोल्टेज आपका है 5, R2 आपका कितना है 1.1 किलो ओम, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई, ठीक है ना, पॉइंट में मत समझ लेना, मल्टीप्लाई नीचे क्या आ जाएगा एडिशन, यानी 4 प्लस 1.1 किलो ओम, ठीक है। तो यहाँ से VTH को जब सॉल्व करोगे तो ये आपको आएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 5.1, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा 1.078 वोल्ट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो देखो मेरा VTH निकल गया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करो आप, मैंने क्या बोला, बेस करंट क्या है, नेग्लिजिबल है, बहुत कम करंट है, ठीक है, नेग्लिजिबल है। तो उसकी वजह से बेस करंट की वजह से जो ड्रॉप होगा IB इंटू RTH, ये ड्रॉप भी नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, नेग्लिजिबल। क्लियर है। तो देखो यहाँ से ये रिलेशन क्या बन जाएगा, 1.078 माइनस VBE, ठीक है, माइनस, अब देखो या तो आप क्या लिख रहे हो, यहाँ से सिंपल IE की वैल्यू निकालो या फिर इसको VE मान लो। क्लियर है। तो देखो मैं आपको क्या करता हूँ, ये जो ड्रॉप है मेरा, ठीक है, ये क्या एमीटर के क्रॉस है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ VE, बिकॉज ये एमीटर के क्रॉस है, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी IE की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो जो VBE है ये वैल्यू आपको 0.7 दे रखी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती तो भी ये वैल्यू 0.7 होती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। कभी कभार वैल्यूज भी पूछ लेता है कि कितनी होती है। तो यहाँ से देखो सिंपल वैल्यू रखता हूँ मैं, देखो 1.078 माइनस 0.7 माइनस VE इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से जो एमीटर वाला वोल्टेज आएगा, यानी जो एमीटर वाला रेजिस्टेंस है 300 ओम वाला, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, देखो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा आप सिंपल, तो माइनस 0.378 वोल्ट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो सिंपल देयरफॉर अब एमीटर करंट कितना हो जाएगा, सिंपल 0.378 को आप 300 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज रेजिस्टेंस 300 ओम है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका IE आएगा ये आपको मिलेगा 1.26 मिली एम्पियर। अब मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था कि जो बेस करंट है वो बहुत कम है, वो उस वजह से आपका एमीटर करंट और कलेक्टर करंट अप्रोक्सीमेट इक्वल है, ठीक है ना, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है बट अप्रोक्सीमेट इक्वल है, ठीक है। एंड IE इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू IC, ठीक है। तो एक्चुअली वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 1.26 मिली एम्पियर, बट देखो ऐसा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहेगा 1.26, ठीक है, 1 मिली एम्पियर दिया है, यानी इसके सबसे क्लोज वाला ऑप्शन आपका कौन सा है, 1 मिली एम्पियर, ठीक है। यानी इवन जो आप ऐसे देखो, जो एमीटर करंट है वो क्या बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट का एडिशन, यानी आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि जो 0.26 मिली एम्पियर है वो आपका बेस करंट है, इतना कम है बेसिकली, ठीक है। तो IC तो आपको निकल गया 1 मिली एम्पियर और आपको IC पूछा था, क्लियर है। अब सेकंड आपको पूछा कि VCE निकाल दो, क्लियर है। तो देखो अब सेकंड क्या करेंगे, आउटपुट में KVL लगाएंगे, ठीक है। मैंने दो स्टेप बताए थे, इनपुट में KVL लगाइए और आउटपुट में KVL लगाइए। अब देखो आउटपुट में KVL कैसे लगाओगे, सिंपल यहाँ पे आप ये ऐसे KVL लगा रहे हो, ठीक है।
देखो ऐसे की वैल्यू लगोगे तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो 5 वोल्ट, ठीक है, फिर माइनस IC इंटू 2.2 किलो ओम माइनस VCE, बिकॉज देखो ये आपका कलेक्टर वाला टर्मिनल है, ठीक है, ये आपका एमीटर है, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो कौन सा होगा, VCE, तो माइनस VCE, फिर देखो माइनस, या तो आप लिख सकते हो VE इक्वल टू 0, VE की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो एमीटर करंट इंटू 300 ओम, ठीक है, सेम ही चीज है। तो यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो 5 माइनस ये 1 मिली एम्पियर, ठीक है, इंटू 2.2 किलो, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस VCE आपको निकालना है, तो ये हो गया VCE माइनस VE आपका कितना है 0.378 इक्वल टू 0, या तो कोई डाउट नहीं है। अब सिंपल देखो सारी वैल्यूज को लेफ्ट साइड दे दो और VCE की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, तो VCE को आप वैल्यू निकालोगे तो ये आपको मिलेगी 2.5 वोल्ट, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आपको बस देखो प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस स्टेप में आपको चलना है, क्लियर है। तो एटलीस्ट इवन जो बाइजिंग के क्वेश्चन होते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको बहुत पूछे जाते हैं JEE के एग्जाम में, क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखो 1 मिली एम्पियर एंड 2.5 वोल्ट, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 150 डिग्री सेल्सियस and the ambient temperature is 25 degree Celsius. If the total thermal impedance is 1 degree Celsius per watt, what is the maximum power dissipation? ठीक है, अब देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा पावर डेसिपेशन का, देखो सिंपल फॉर्मूला होता है पावर डेसिपेशन इक्वल्स टू सिंपल देखो टेम्परेचर डिफरेंस, जो भी आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय आपका जो थर्मल इम्पेडेंस है, थर्मल इम्पेडेंस। तो देखो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये दोनों आपके क्या डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय थर्मल इम्पेडेंस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस पर वॉट। तो यहाँ पे देख सकते हो सेल्सियस से सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 125 वॉट, क्लियर है, सिंपल है, इजीली फॉर्मूला है, आपको बस सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्टिंग अक्रॉस पीएन जंक्शन, यानी देखो आपका जो पीएन जंक्शन होता है, देखो सिंबल कैसा होता है उसका, ये आपका सिंबल होता है बेसिकली, ठीक है। अब इसमें पी साइड कौन सी है, एन साइड कौन सी है, देखो सिंपल ये देखो, ये आपको देखो एक सिंपल पी जैसा लग रहा है ना, पी बन रहा है, यानी कि ये आपकी पी साइड है, ये आपकी एन साइड है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो सिंपल आप क्या करते हो, एन टाइप का मटेरियल लेते हो और पी टाइप का मटेरियल लेते हो, उन दोनों को जोड़ देते हो, ठीक है, तो ये एक पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में एक आपको बैरियर बन जाता है, ठीक है, बैरियर मतलब रुकावट, ठीक है। अब वो क्या चीज रोकती है वो आपको इस क्वेश्चन में पूछा है, क्लियर है। तो देखो अब पहले बेसिक समझ लो, जो पी टाइप है, ठीक है, अब पी टाइप जो है ना, इसमें आप कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते हो, ट्राइवेलेंट, ठीक है, ये चीज आपको पूछी जाती है। अब जो एन टाइप है इसमें आप ऐड करते हो पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट, क्लियर है। अब जो देखो पी टाइप है इसमें आपकी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो आपके होते हैं होल्स, ठीक है, इसमें आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो माइनॉरिटी होते हैं यानी जो कम, ठीक है। देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का देखो बेसिक मतलब है कि आपका जो मेन करंट फ्लो होता है पी टाइप में वो किसकी वजह से होता है, वो आपका होता है होल्स की वजह से, क्लियर है। तो माइनॉरिटी इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन और इसमें आपके होते हैं होल्स, क्लियर है। और एक चीज आपको पूछी जाती है डोपिंग, कि किस टाइप की आप डोपिंग करते हो, ठीक है। तो देखो जो पी टाइप होता है उसमें आपकी डोपिंग होती है एक्सेप्टर आयन की, एक्सेप्टर आयन। अब देखो एक्सेप्टर आयन का मतलब समझो, अब सपोज कोई एटम है न्यूट्रल एटम, ठीक है, वो क्या करेगा दूसरों से, बेसिकली दूसरे एटम से कोई चार्ज एक्सेप्ट करेगा यानी खुद लेगा, तो उस पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, बिकॉज उसने दूसरों से चार्ज लिया है, ठीक है, तो इस वजह से ये नेगेटिव चार्ज, तो इस वजह से यहाँ पे ये सारे नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, इस साइड। अब देखो जो एन टाइप है इसमें आपकी डोपिंग होती है डोनर आयन की, डोनर आयन की, ठीक है। अब डोनर मतलब वो डोनेट कर रहा है किसी चीज को, तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बेसिकली जो बैरियर बना ना, ये आपका ये इतना, ये क्या आपका बैरियर है, ठीक है, यानी रुकावट एक तरह की। तो ये बैरियर क्या करता है, ये जो एक्सेप्टर आयन है यानी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इन दोनों का न्यूट्रलाइज होने नहीं देता, यानी पॉजिटिव नेगेटिव मिलके
न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोनों चार्ज, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो ये आपका बैरियर ऐसा होने नहीं देता, यानी क्या करता है, प्रिवेंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्सेप्टर एंड डोनर आयन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इबर मॉडल इज एप्लीकेबल टू। अब देखो इबर मॉडल बेसिक एकदम सिंपल भाषा में बताओ आपको, तो देखो इबर मॉडल क्या होता है, सिंपल पीएन जंक्शन आपने पढ़ा देखो लास्ट क्वेश्चन में, तो ये क्या बोलता है कि सिंपल दो पीएन जंक्शन लो, ये एक लिया, ठीक है, और एक आपका मैंने ये ले लिया, ठीक है, दो पीएन जंक्शन ले लिया। अब आपका देखो ये जो पीएन जंक्शन जो मॉडल बनाया ना, ये हमने देखो पीएन यूज करके बनाया, पीएन, ये आपकी एन साइड, ये पीएन, तो ये अब देखो किस साइड किस टाइप का हो गया, ये बेसिकली ट्रांजिस्टर जैसा आपको लग रहा है, जिसकी देखो तीन है, पी एन पी, क्लियर है, तो ये पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर की तरह काम कर रहा है ना, तो यही आपका सिर्फ बीजेटी में पॉसिबल है, यानी आप दो पीएन जंक्शन को बैक टू बैक कनेक्ट करके आप एक बीजेटी की तरह ऑपरेट करा सकते हो, बट जेएफईटी में ऐसा नहीं होता, यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, ना ही एनमॉस में होता है और ना ही यूजेटी, यूजेटी आपका होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बीजेटी, यानी बीजेटी में ही आपका इबर मॉडल एप्लीकेबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर, कौन सा होता है आपका, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजेटी इज सेड टू बी ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन रीजन इफ। अब देखो पहले एक बार रीजन समझ लो, ठीक है, फिर मैं आपको तीनों केस बता दूंगा कि कौन से होते हैं, ठीक है, बिकॉज तीनों क्वेश्चन तीनों केस से आपको पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि ये जो तीनों केस है इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, ठीक है, तो देखो ये आपका एमीटर, ये आपका बेस, ठीक है, तो देखो एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, देख के आप एक बार साइज तो समझ सकते हो, ठीक है, एमीटर की देखो मॉडरेट है, बेस की सबसे कम है, कलेक्टर की सबसे बड़ी है, ठीक है, तो देखो सिंपल एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, नाम से पता चल रहा है एमीटर, यानी वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। बेस क्या करता है, बेस बेसिकली उसको एक रास्ता देता है उन इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रास्ता देता है, फिर कलेक्टर के पास ये सारे इलेक्ट्रॉन भेज देता है, कलेक्टर सारे इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर देता है, ठीक है, ये बेसिक इनका मतलब है। तो देखो एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक जंक्शन बनाएंगे, ठीक है, तो ये जो जंक्शन है इसको आप बोलते हो जे एमिटर टू बेस, या फिर जे बेस टू एमिटर, बिकॉज बेस और एमिटर के बीच में जंक्शन है, ठीक है, और इस जंक्शन को आप क्या बोलेंगे, जे बेस टू कलेक्टर जंक्शन, या फिर जे कलेक्टर टू बेस जंक्शन, ठीक है। अब ये जो जंक्शन है ये डिसाइड करते हैं कि आपका बीजेटी किस तरह ऑपरेट करेगा, यानी इनकी किस टाइप में आपने बाइसिंग कर रखी है, ठीक है, या तो रिवर्स बायस के या फॉरवर्ड बायस के, उस बेसिस पे आपका बीजेटी को डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग रीजन में डिवाइड कर रखा है, तो वो देख लो कौन से होते हैं। अब देखो ये आपके दो जंक्शन हो गए, क्लियर है, तो देखो ये आपके रीजन हो गए, ये आपका एप्लीकेशन हो गया। अब देखो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो बीजेटी है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिकली बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब इसका बाइपोलर, इसके स्टार्ट में क्या है, बाइपोलर, इसका मतलब है ये जो बीजेटी है इसमें जो करंट है ना, करंट का फ्लो आपका होल्स की वजह से भी होता है और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है, इसलिए हम इसको बाइपोलर बोलते हैं, क्लियर है, ये चीज आप याद रखना। तो कभी भी आपको ये भी पूछ सकते हैं कि बीजेटी में आपके जो करंट का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो एक्चुअली वो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है, क्लियर है। देखो ये चार केस आपके बने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब देखो अगर आपका एमिटर टू बेस जंक्शन रिवर्स है और बेस टू कलेक्टर भी रिवर्स है, तो वो किस काम करेगा, कट ऑफ में, यानी वो स्विचिंग के लिए यूज होता है, ये वाला एप्लीकेशन आपकी, ठीक है, कट ऑफ रीजन वाली स्विचिंग के लिए यूज होती है, स्विच भी कौन सा, ऑफ स्विच, क्लियर है। तो ये एप्लीकेशन भी आपको पूछी जाती है और रीजन भी आपको पूछा जाता है, क्लियर है। अब देखो एमिटर टू बेस फॉरवर्ड, बेस टू कलेक्टर रिवर्स, तो ये करेगा एक्टिव, एक्टिव में एक एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। एम्पलीफायर का देखो बेसिक काम होता है कि जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देना, क्लियर है। अब देखो एमिटर टू बेस जंक्शन रिवर्स बायस, बेस टू कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, तो इस केस में किस तरह काम करेगा, इनवर्स एक्टिव की तरह। तो इनवर्स एक्टिव में क्या होता है, स्विचिंग के लिए यूज होती है एप्लीकेशन, क्लियर है, ये चीज आपको पूछी जाती है। अब देखो लास्ट केस क्या है, एमिटर टू बेस फॉरवर्ड, बेस टू कलेक्टर फॉरवर्ड, दोनों ही फॉरवर्ड है, तभी आपका किस में काम करता है, सैचुरेशन रीजन में, क्लियर। और सैचुरेशन में इसको हम यूज करते हैं एटेन्युएशन के लिए, एटेन्युएशन मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ को आप डिक्रीज कर रहे हो, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका जो बीजेटी है वो सैचुरेशन रीजन में काम करता है कब, तो देखो आपने क्या, इसने आपको रीजन बता दिया कि इस रीजन में ऑपरेट कर रहा है, तो अब ये बताइए कि जंक्शन वो कैसे होंगे, तो दोनों ही जंक्शन आपके क्या है, फॉरवर्ड बायस, यानी बोथ द जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो देखो बहुत डिफरेंट टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस एक सिंगल टेबल से, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन बीजेटी
द टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विच विल गिव बोथ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन। अब देखो आपके कॉन्फ़िगरेशन तीन होते हैं, ठीक है, तीनों ही कॉन्फ़िगरेशन आपके वोल्टेज गेन भी देते हैं और करंट गेन भी देखते हैं, ठीक है, बट इसका आंसर क्या होगा, कॉमन एमिटर मोड। अब क्यों होगा देखो वो भी समझ लो। अब देखो सिंपल, आप देखो करंट गेन पे आओ और वोल्टेज गेन पे आओ, ठीक है। अब देखो जो कॉमन बेस है इसका करंट गेन लो होता है, वोल्टेज गेन हाई होता है। कॉमन कलेक्टर में आओ, करंट गेन हाई होता है, वोल्टेज गेन लो होता है, यानी कोई एक ना एक चीज इनकी लो हो रही है और एक चीज हाई हो रही है। क्लियर है? तो आप ऐसा तो बोल सकते हो कि एक गेन दे रहा है दूसरा गेन नहीं दे रहा, ठीक है। तो बेस्ट अगर आप आंसर सेलेक्ट करोगे तो वो कौन सा होगा, मीडियम, ठीक है। बिकॉज देखो इसका करंट गेन भी मीडियम है और वोल्टेज गेन भी मीडियम है, यानी दोनों ही आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है एमीटर मोड में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया था और उसका आंसर कॉमन एमीटर मोड था, तो वो इस हिसाब से एमीटर मोड दे रखा है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा, कॉमन एमीटर मोड। अब देखो ये जितनी भी चीजें, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी एक ही टेबल में कवर कर दी ताकि ये वीडियो और बड़ी ना हो जाए। क्लियर है? वरना फिर देखो मैं एक ही सेम चीज आपको बार बार करवा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक सिंगल टेबल में आपको सारी चीजें बता देता हूँ क्या क्या याद रखनी है, ठीक है। तो देखो आपको इनपुट इंपेडेंस पूछा जाता है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर मोड का। क्लियर है? तो देखो फिर आउटपुट इंपेडेंस पूछा जाता है, फिर करंट गेन, फिर वोल्टेज गेन, फेज शिफ्ट, पावर गेन और एप्लीकेशन, यानी कहाँ ये यूज होते हैं। तो देखो सिंपल याद रखने का तरीका बता दो, जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखो, इनपुट, आउटपुट, करंट गेन, वोल्टेज गेन, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस में आपको लिखना है। तो देखो फिर क्या है, लो, मीडियम, हाई। अब इसका उल्टा कर दो, हाई, मीडियम, लो। अब इसका उल्टा कर दो, लो, मीडियम, हाई। अब इसका उल्टा कर दो, हाई, मीडियम, लो। क्लियर है? इजी है एकदम, यहाँ तक याद करना कोई दिक्कत नहीं है। और फेज शिफ्ट आपका सिर्फ एक कॉमन एमीटर मोड में ही होता है 180 डिग्री। क्लियर है? अब और मोड भी आप ऐसे ही याद रखना कि कॉमन बेस है ये, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। क्लियर? तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। बिकॉज देखो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही आपके, देखो ये टेबल पूरे बेसिक क्वेश्चन कवर करिए बीजेटी के। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। With a positive probe on an NPN base, ohmmeter reading between the other transistor terminal should be। अब देखो किसकी पूछी रीडिंग इसने, ओमीटर की। अब आपको ये तो पता होगा ओमीटर क्या रीड करता है, आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मैंने मेजरमेंट में आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। देखो इसने कौन सा बोला, ट्रांजिस्टर, एनपीएन, ठीक है। तो देखो ये आपका हो गया एन, ये पी, ये एन, ठीक है। अब इसने बोला जो पी टाइप है उसमें आप पॉजिटिव ऐड कर रहे हो, ये पॉजिटिव कर दिया और ये आपका नेगेटिव। क्लियर है? अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव किससे कनेक्ट किया, पी से, नेगेटिव किससे किया, एन से, यानी क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस की वजह से क्या होगा, आपकी जो डिप्लेशन विड्थ है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। अगर डिप्लेशन विड्थ रिड्यूस होगी तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। यानी जब आप ये जो ओमीटर है इससे आप रीड करोगे तो विड्थ रिड्यूस हो गई आपकी, बिकॉज फॉरवर्ड बायस में आपने रखा है इसको, तो उससे आपका रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो ओमीटर क्या रीड करेगा, लो रेजिस्टेंस की वैल्यू रीड करेगा। क्लियर है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एम्पलीफायर हैज अ गेन ऑफ 10,000 एक्सप्रेस इन डेसिबल द गेन इज, यानी ये जो गेन है आपको एक गेन दे रखा है, ठीक है। इसको आपको डेसिबल में लिखना है, ठीक है। यानी कि सारी जो गेन दे रखी है ये आपकी क्या है, डीबी यानी डेसिबल में दे रखे, ठीक है। इनमें आपकी वैल्यू लिखनी है। तो देखो सिंपल आपको फॉर्मूला पता होगा, जो डेसिबल है उसका फॉर्मूला तो देखो 10 लॉग, ठीक है, ब्रैकेट पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। अब ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि गेन क्या होता है, हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो। तो ये आपको देखो इस क्वेश्चन में कितना दिया है, 10,000, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो जो डेसिबल में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 10 लॉग 10,000, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो लॉग 10,000 आपका होता है 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 40 डेसिबल। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एमिटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज जनरली डोप द हैवीएस्ट बिकॉज, यानी देखो जो एमिटर है उसकी डोपिंग आप सबसे ज्यादा करते हो, बिकॉज देखो नाम से आपको पता चलेगा एमिटर यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, वो ही आपके इलेक्ट्रॉन्स देता है। बेस आपका बेस प्रोवाइड करता है, कलेक्टर उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट डिफरेंट इनकी साइज भी डिसाइड कर रखी है और डोपिंग भी डिसाइड कर रखी है। देखो सिंस एमिटर को आपको क्या देना है, सारे इलेक्ट्रॉन एमिटर को देने, तो उसकी डोपिंग आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर है? तो इसकी डोपिंग हाई होनी चाहिए, बट इसकी साइज आपकी मॉडरेट है। क्लियर है? यानी मॉडरेट का मतलब ना बड़ी है ना छोटी है, मॉडरेट। क्लियर है? बेस की डोपिंग आप बहुत कम करते हो, बिकॉज देखो अगर आपने बेस की डोपिंग हाई कर दी तो बेस हमेशा देखो जैसे एनपीएन ले लो या पीएनपी ले लो, ठीक है। तो देखो मैं पीएनपी से एन
पीएन से समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो पी टाइप में आपके होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज, ठीक है। पी आपका बेस होता है तो इसमें होल्स है। अब एन टाइप आपका क्या है, एमिटर यानी ये इलेक्ट्रॉन। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, पी में सिंस होल्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो दोनों रिकॉम्बाइन हो जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक तो पहुंचेंगे नहीं, कम पहुंचेंगे, इसलिए उसकी डोपिंग क्या करते हैं हम, कम कर रखते हैं, उसकी साइज भी स्मॉल रखते हैं। क्लियर है। कभी कभी आपको देखो साइज भी यूज कर सकता है, विड्थ भी यूज कर सकता है और एरिया भी वर्ड यूज कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज कर सकता है कुछ भी। तो देखो कलेक्टर क्या करता है, मॉडरेट डोपिंग होती है, इसमें ज्यादा नहीं होती, ठीक है, मीडियम, और इसकी साइज ज्यादा होती है बिकॉज ये सारे इलेक्ट्रॉन को एमिटर से आ रहे हैं उनको कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज टू सप्लाई द चार्ज कैरियर, बिकॉज एमिटर को आपको चार्ज कैरियर देने होते हैं। अब ये भी देख लो, एमिटर इज हाईली डोप to move high concentration of electron from emitter to collector. As the name suggests, collector, it collects the electron coming from the emitter, due to which temperature increase in the device. So the layer collector works as a heat sink. ठीक है, यानी आपका जो कलेक्टर है वो एक हीट सिंक की तरह ऑपरेट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। An emitter in a bipolar junction transistor is doped much more heavily than the base as it increase the, यानी आपका जो देखो जो एमिटर है उसको बहुत ज्यादा डोपिंग करते हो उसकी बेस के कंपेयर में। ऐसा क्यों करते हो, तो देखो पहली चीज तो मैंने आपको बता दी, बेस में अगर देखो एमिटर में बेसिकली अगर ज्यादा डोपिंग करोगे तो आपको जो चार्ज कैरियर मिलेंगे वो ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, जिससे आपकी एमिटर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पहला तो सही है। अब दूसरा देखो, जो बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर है, इसका मतलब है कि आप देखो अगर बेस की डोपिंग कम रखोगे तो आपका जो रिकॉम्बिनेशन फिनोमेना है, यानी जो बेस में जो होल्स है और जो इलेक्ट्रॉन आप भेज रहे हो उन दोनों की वजह से जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो कम से कम होगा, और उससे क्या होगा, आपका बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर बढ़ जाएगा, यानी जो बेस से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कलेक्टर की तरफ वो ज्यादा जाएंगे, यानी बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर अगर जितना ज्यादा है ना उतना ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास जाएंगे बेस से। क्लियर है। तो अगर आप एमिटर की ज्यादा डोपिंग करोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे कलेक्टर के पास बेस के थ्रू, ठीक है। तो बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंस आपका एमिटर की डोपिंग ज्यादा की है तो उससे आपके कलेक्टर के पास भी करंट भी ज्यादा पहुंचेगा, यानी आउटपुट में आपका करंट ज्यादा पहुंचेगा, उस वजह से आपका जो करंट गेन होगा वो भी बढ़ेगा। क्लियर है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके लिए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इम्प्योरिटी कॉमनली यूज फॉर रियलाइजिंग द बेस रीजन ऑफ सिलिकॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज। तो पहले तो आप देखो क्या है एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें बेस कौन सा होता है आपका, पी टाइप, ठीक है। सिंस पी टाइप आपका बेस होता है, अब मैंने ये आपको बता दिया जो पी टाइप है इस मेटेरियल को बताने के लिए आप कौन सी इम्प्योरिटी यूज करते हो, ट्राइवेलेंट, ठीक है, ट्राइवेलेंट, ठीक है। अब देखो जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है ये कौन सी होती है आपको, देखो गैलियम, ठीक है, इंडियम एंड बोरॉन। बट क्वेश्चन में देखो आपको ये भी बोला है कि द इम्प्योरिटी कॉमनली यूज्ड, ठीक है, गैलियम से भी करते हो इंडियम से भी करते हो, बट सबसे जो कॉमनली यूज होती है वो आपका यूज होता है बोरॉन। बोरॉन आपका सबसे कॉमनली यूज होता है पी टाइप मटेरियल को बनाने के लिए। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोरॉन, ठीक है। वैसे आप देखो जो एन टाइप मटेरियल होता है, यानी अगर आपको एन टाइप के लिए पूछ ले, ठीक है, बिकॉज देखो ये तो पीएनपी था, अगर एनपीएन था, अगर पीएनपी होता तो उसमें बेस में क्या होता एन, तो उस टाइम एन मटेरियल के लिए आपको पूछा होता। तो देखो एन में क्या होगा, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। क्लियर है। तो देखो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में कौन सा आता है, नाइट्रोजन, क्लियर है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है। ये एस भी आपका एंटीमनी को डिनोट करता है। ट्राइवेलेंट में आपका एक एल्यूमिनियम भी आता है, ठीक है ना। तो अगर एन टाइप होता तो क्या होता, फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन एनपीएन बाइपोलर ट्रांजिस्टर व्हाट इज द मेन स्ट्रीम ऑफ करंट इन द बेस रीजन। किसमें पूछा है, बेस रीजन में, यानी आपका जो देखो मेन स्ट्रीम, इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल चार्ज दो होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसने पूछा जो बेस रीजन है उसमें जो आपका करंट है वो किसकी वजह से फ्लो होता है। तो पहले तो देखो कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, ठीक है। बेस रीजन कौन सा है, पी टाइप। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैसे होते हैं, होल्स, यानी इलेक्ट्रॉन जो करंट होगा वो तो आपका होल्स की वजह से फ्लो होगा बेस में, ठीक है। अब तो कौन से फिनोमेना की वजह से होगा, ड्रिफ्ट की वजह से या फिर डिफ्यूजन की वजह से। क्लियर है। तो देखो जब आप एमिटर से इलेक्ट्रॉन भेजते हो, ठीक है, यानी एन टाइप से, और जो पी में जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन के साथ डिफ्यूज होते हैं, तब आपका जो करंट फ्लो होता है वो होता है बेस करंट। क्लियर है। तो जो बेस रीजन में करंट फ्लो होता है वो आपका डिफ्यूजन ऑफ होल्स की वजह से होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन जंक्शन ट्रांजिस्टर द कलेक्टर कट ऑफ करंट ICBO reduce considerably by doping the, यानी
पहले तो ये समझो आईसीबीओ होता क्या है, ठीक है। ये आपका बेसिकली एक है लीकेज करंट है, ठीक है, लीकेज करंट। तो देखो नॉर्मल अगर आपने कॉमन एमिटर मोड देखा, ठीक है, कॉमन एमिटर मोड में आपने बीटा की वैल्यू लिखी होगी, ठीक है, तो उसमें क्या लिखते हो, एमिटर करंट डिवाइडेड बाय कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कलेक्टर करंट इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ बेस करंट। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो अब इसमें कलेक्टर करंट की ये वैल्यू नहीं होती, इसके साथ इसका कुछ ना कुछ लीकेज करंट भी ऐड होता है, जिसको आप बोलोगे कॉमन एमिटर मोड, ICEO। क्लियर है? बिकॉज ये आपका कौन सा है कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये जो चीज बता रहा हूँ मैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कॉमन एमिटर के लिए लिखा। सिमिलरली देखो अल्फा क्या होता है आपका, IC/IE, ठीक है। तो यहाँ से IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IC इक्वल्स टू अल्फा इंटू IE। अब देखो सिंपल ये नहीं होता, अब ये कौन सा मोड है आपका, कॉमन बेस। तो कॉमन बेस में भी कुछ ना कुछ लीकेज करंट होता है, उसको आप बोलते हो ICBO। ये आपका कौन से मोड में होगा, कॉमन एमिटर हो गया, ये आपका होगा बेस मोड, ठीक है। तो ये जो दोनों रिलेशन जो मैंने बताया ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आप इनको है ना, इनकी जो ICBO ये जो वैल्यू है ये वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यू, इनकी वैल्यूज को आप रिड्यूस कर सकते हो। अगर आप जो एमिटर है उसमें जो डोपिंग कर रहे हो, ठीक है, वो बहुत हाई लेवल की कर रहे हो, ठीक है, यानी ज्यादा डोपिंग करोगे तो जो लीकेज करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर तो हो जाएगा ए, ठीक है, एमिटर विद हाई लेवल ऑफ डोपिंग। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो चीजें और क्या पूछी जाती है इसमें, ये समझो। अब देखो जो ICEO है, ठीक है, और एक है ICBO, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन पूछते हैं आपको। क्लियर है? तो सिंपल आप देखो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, सिंपल रिलेशन याद रखो क्या होता है। देखो सिंपल ICBO, ठीक है, एक सेकेंड, ICEO, ठीक है, कलेक्टर टू एमिटर, ठीक है, ये मतलब कॉमन एमिटर वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आता है ये लीकेज करंट, ठीक है। तो ICEO इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा, क्लियर है, 1 प्लस बीटा इंटू ICBO, ये आपका होता है रिलेशन, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब देखो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछता, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछता है। अब देखो सिंपल अगर बीटा का रिलेशन आपको पता है क्या होता है, अल्फा अपॉन क्या होगा सोच के बताइए, 1 माइनस अल्फा, बिकॉज ये वैल्यू कम होगी तभी तो बीटा की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अब ये वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे रखो तो रिलेशन क्या बन जाएगा, देखो ICEO इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा ब्रैकेट इंटू ICBO। क्लियर है? तो यहाँ से देखो रिलेशन आपको क्या मिला, ICEO इक्वल्स टू, ये आपका क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है, ब्रैकेट ICBO, ठीक है। तो ये दोनों ही रिलेशन आपको याद रखने हैं, दोनों ही आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और एक चीज यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि जो देखो कॉमन एमिटर मोड है उसमें जो लीकेज करंट हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू कॉमन बेस मोड, बिकॉज देखो यहाँ से आप समझ सकते हो ICEO की वैल्यू क्या है, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICBO। क्लियर है? यानी यहाँ से आपको एक चीज पता चली कि जो कॉमन एमिटर मोड में लीकेज करंट है वो बहुत ज्यादा होता है जो लीकेज करंट आपका बेस में होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये चीज आपको थ्योरेटिकल में पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन NPN transistor circuit the collector current is 10 milliampere if 90% of the electron are able to reach the collector then the base current is। so देखो सिंपल देखो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये आपका सपोज एमिटर है, ठीक है, एमिटर, यहाँ से आपने भेजे 100 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपका बेस है। क्लियर है? अब ये आपका कलेक्टर है, यानी आपने यहाँ से भेजे 100, तो 100 में से कितने आए, 90 आपके परसेंटेज आए, यानी इसका 90% यानी 90 इलेक्ट्रॉन आपके कलेक्टर तक पहुंचे। तो अब ये बताइए कि आपका जो बेस करंट होगा वो आपका कितना होगा, ये चीज इस क्वेश्चन में पूछिए, ठीक है। तो पहले देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहली चीज आप याद रखो, देखो जो कलेक्टर करंट है वो क्या होगा, 90% इलेक्ट्रॉन पहुंचे कलेक्टर के पास, तो ये 90% इलेक्ट्रॉन जो है ये तो रेस्पॉन्सिबल होंगे आपके कलेक्टर करंट के लिए। तो IC इक्वल्स टू 90% ऑफ IE, बिकॉज एमिटर के ही तो इलेक्ट्रॉन है 90%, एमिटर के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उसका 90% आपके कलेक्टर के पास पहुंचे, अब वही इलेक्ट्रॉन आपके कलेक्टर करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर है? तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड बाय 100, ठीक है, इंटू IE। अब आपको कलेक्टर करंट जो है वो दे रखा है कितना है, 10 मिली एम्पियर। तो यहाँ से आप सिंपल एमिटर करंट इजीली निकाल सकते हो।
कितना हो जाएगा देखो 100 इंटू आई सी डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। तो ये देखो कलेक्टर करंट की वैल्यू रखो कितनी आएगी 100/90 इंटू आई सी आपका है 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो आपका एमीटर करंट आएगा यानी आई ई वो कितना आ जाएगा देखो 0 से 0 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 10/9 इंटू 10 मिली एम्पियर। सो एमीटर करंट आपका हो जाएगा ये अप्रोक्स आपको मिलेगा 11 मिली एम्पियर, क्लियर है। पॉइंट कुछ वैल्यू मिलेगी अप्रोक्स आपका 11 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आपको निकालना है बेस करंट, देयरफॉर जो एमीटर करंट है वो आपका होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। आपको चाहिए बेस करंट सिंपल, तो बेस करंट कितना हो जाएगा आई एमीटर माइनस आई कलेक्टर यानी 11 माइनस 10, तो ये आपको कितना मिला 1 मिली एम्पियर। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। आपका आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा था और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आईबी यानी बेस करंट, कलेक्टर करंट, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज एंड कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इफ बीटा इक्वल्स टू 50, ठीक है। देखो इस टाइप ये क्वेश्चन में आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, क्योंकि इस टाइप में आपको क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे बेसिकली कोई भी ट्रांजिस्टर के साथ कोई सर्किट दे देते हैं, फिर उसमें कुछ वैल्यूज निकालने को बोलते हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत कंफ्यूज रहता है मोस्टली ज्यादा स्टूडेंट्स को। तो देखो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मिले ना तो ये 2 स्टेप में इनको करना होता है। पहला आप क्या करिए, सिंपल देखो इनपुट जो होता है उस पर लूप लगाइए, ठीक है। तो इनपुट पे जो इनपुट वाला लूप है बेसिकली उस पर आप केवीएल लगा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका केवीएल है, क्लियर है। तो सिंस ये आपका बेस टर्मिनल है, ये आपका एमीटर टर्मिनल है और ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है, ठीक है। अब ये बेस है तो इसमें करंट होगा बेस वाला करंट आईबी, ठीक है। लूप लगा दिया आपने 5 माइनस 200 किलो ओम इंटू आईबी, सिंपल देखो मैं केवीएल लगा रहा हूँ, ठीक है। वी बीई इक्वल्स टू 0, क्लियर है। अब देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कुछ बताया था आपको कि जो वी बी है इसकी वैल्यू आपको कभी कभार देता है कभी नहीं देता, बट इसकी वैल्यू क्या होती है 0.7, क्लियर है। तो ये आपका हो गया 200 किलो इंटू आई बी माइनस 0.7 इक्वल्स टू 0, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से देखो सिंपल आप आई बी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपको जो बेस करंट मिलेगा वो आएगा आपका 0.0215 मिली एम्पियर, क्लियर है। अब सिंस ये आपका देखो कॉमन एमीटर मोड वाला है, ठीक है कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो इसमें आपका बीटा जो होता है वो आपका क्या होता है कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट, ठीक है। तो यहाँ से आपका कलेक्टर करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा देखो आई सी इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ आई बी, क्लियर है। तो बीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपको 50 दे दी और आई बी आपने निकाल दिया, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कलेक्टर करंट मिल जाएगा 1.075 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आपने देखो बेस करंट निकाल दिया, कलेक्टर करंट निकाल दिया। अब आपको निकालना है VCE, ठीक है। अब देखो जो VCE निकालना है इसके लिए आप क्या करिए, आउटपुट जो लूप है वहाँ पे केवीएल लगाइए, ठीक है। ये आपका वोल्टेज जो होगा VCE, ठीक है। तो देखो आउटपुट में जब आप केवीएल लगाओगे तो देखो क्या होगा 12 वोल्ट, ठीक है, माइनस 4 किलो ओम इंटू कलेक्टर करंट, बिकॉज ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है तो इसमें करंट कौन सा होगा IC, ठीक है। फिर क्या माइनस VCE इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो कलेक्टर करंट की आपने वैल्यू निकाल दी है आपको यहाँ से VCE मिल जाएगा, ठीक है। तो VCE बेसिकली जो होगा कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज ये आपको मिलेगा 7.7 वोल्ट, क्लियर है। तो देखो एक ये आंसर निकल गया, ठीक है, एक ये आंसर निकल गया, एक ये आंसर निकल गया, ठीक है। अब आज इसने पूछा है VCB यानी कि ये कलेक्टर और बेस ये वाला वोल्टेज आपको निकालने को बोला, ठीक है। इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो देखो सिंपल है, क्या करिए आप देखो सिंपल आपको पूछा है VCB, ठीक है। VCB पूछा है ना, तो आप देखो क्या करिए कि VBC, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी देखो इसको आप क्या लिखोगे VB माइनस VC, क्लियर है। सिंपली और थोड़ा इसको मॉडिफाई करते तो क्या लिखोगे V बेस टू एमीटर माइनस कलेक्टर टू एमीटर, लिख सकते हो ऐसे। तो यहाँ से VB की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है 0.7, ठीक है, माइनस VC आपने निकाल दिया 7.7, तो ये आपको मिलेगा माइनस के 7 वोल्ट, बट ये वैल्यू आपको किसकी मिली है VBC की, ठीक है। एंड जो आपको पूछा क्या इसमें क्वेश्चन में VCB निकालना है, तो VCB की वैल्यू होगी माइनस ऑफ VBC, तो यहाँ से आपको मिल गया VCB 7 वोल्ट, क्लियर है। ऐसे आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है।
तो कोई भी वैल्यू निकालने को बोल सकते हैं। आप सिंपली क्या करिए, इनपुट वाले जो लूप है उसमें केवीएल लगाइए और आउटपुट लूप में केवीएल निकालिए और जो पैरामीटर आपको पूछे वो निकाल दीजिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। द करंट आईसीबीओ फ्लोज इन द, अब देखो मैंने आपको बताया था जो आईसीबीओ होता है, ठीक है, आईसीबीओ कौन सा करंट होता है आपका, ये रिवर्स लीकेज करंट होता है, ठीक है, रिवर्स लीकेज करंट, ठीक है। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में फ्लो होता है ये भी मैंने आपको बताया था, ये आपको होता है कॉमन बेस में, ठीक है। और अगर मैं बोलता आईसीईओ तो ये कौन सा होता है आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। क्लियर है? तो सिंस यहाँ पे देखो एक है कलेक्टर एक है बेस, यानी ये जो करंट है ये आपका कलेक्टर और जो बेस होगा उनके बीच में फ्लो होगा, ठीक है, यानी उसके अंदर उसमें फ्लो होता है, ठीक है, कलेक्टर और बेस के बीच में लीकेज करंट। तो ये हो जाएगा कलेक्टर एंड बेस लीड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The emitter resistance Re is bypassed by a capacitor in order to, यानी देखो आपने सिंपल कोई भी ट्रांजिस्टर तो देखा ही होगा, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग रखा होता है, ठीक है, ये सपोज आपका यहाँ पे एमिटर टर्मिनल है, ठीक है। अब इसमें देखो ये आपका Re ये एमिटर रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा के इस रेजिस्टेंस को हम बाईपास कर देते हैं, यानी अब जो एमिटर करंट फ्लो होगा वो सारा ऐसे फ्लो होने लगता है, ठीक है, यानी इस Re रेजिस्टेंस को आपने बाईपास कर दिया, ठीक है। ऐसा इसलिए हम करते हैं कि आपका जो क्यू पॉइंट है जिसको आप ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हो वो आपका स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है, इसलिए करते हैं। अब देखो क्यू पॉइंट क्या होता है, सिंपल देखो क्यू पॉइंट जो होता है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट है एक तरह से, तो कोऑर्डिनेट किसका होता है, देखो उसमें आता है एक तो VCE और कलेक्टर करंट, ठीक है, ये चीज भी आपको पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्यू पॉइंट क्या होगा, VCE एंड IC, ठीक है। अगर आपको जैसे किसी क्वेश्चन में पूछा कि आप क्या करिए उसका ऑपरेटिंग पॉइंट निकालिए, इसको ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। अगर आपको बोल दिया कि ऑपरेटिंग पॉइंट निकालिए इसका मतलब होगा VCE निकालने को बोला है और कलेक्टर करंट निकालने को बोला है आपको। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रॉपर बाइजिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट लीड्स टू, अब देखो जो आपका ट्रांजिस्टर है वो मोस्टली यूज होता है एम्पलीफिकेशन के लिए, यानी जो मैंने बताया था आपको एम्पलीफिकेशन। अब देखो एम्पलीफिकेशन कब होता है, अब देखो दो जंक्शन है, एमिटर टू बेस एंड कलेक्टर टू बेस, ठीक है। जब आपका ये वाला फॉरवर्ड एंड ये आपका रिवर्स है तब आपका किस तरह काम करेगा, एक एम्पलीफायर की तरह, ठीक है। बट देखो तो प्रॉपर बाइसिंग ये वाली होनी चाहिए, बट आप क्या करो कि सिंपल देखो अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है, ये रिवर्स कर दी ये फॉरवर्ड कर दी, ठीक है, तो अभी एम्पलीफिकेशन के लिए काम नहीं आएगा, ठीक है, ये किसी और चीज के लिए काम आएगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो प्रीवियसली जो आपको सिग्नल मिल रहा था वो डिट्टो वो का वो सिग्नल आपको नहीं मिलेगा, अब वो सिग्नल कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा वो सिग्नल का, ठीक है। तो सिंपल ऐसे देखो, अगर डिस्टॉर्शन का मतलब आपको नहीं पता तो देखो जैसे ये आपका प्योर साइनसॉइडल है, ठीक है, तो सिग्नल अब कुछ डिस्टॉर्शन हो जाएगा, ठीक है, डिस्टॉर्ट, ऐसे डिस्टॉर्शन आ जाएगा आपके आउटपुट सिग्नल में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी 2-3 बार पूछा गया है। तो आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कलेक्टर टू एमिटर कट ऑफ करंट दैट इज ICEO ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कलेक्टर टू बेस कट ऑफ करंट दैट इज ICBO, ठीक है। तो इनमें देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो ICEO है कलेक्टर टू एमिटर कट ऑफ करंट, ठीक है, वो हमेशा ज्यादा होता है कलेक्टर टू बेस कट ऑफ करंट, ठीक है, इसको लीकेज करंट भी बोलते हैं और कट ऑफ करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन हो नहीं सकता बिकॉज इसमें देखो दोनों इक्वल दे दिए, इक्वल तो होते नहीं। दूसरा आपका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तीसरा आपका ऑप्शन हो सकता है, चौथा ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। क्लियर है? बिकॉज देखो यहाँ पे ICBO है और यहाँ पे ICEO है, ऑब्वियस बात है ICEO ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये वाला मैंने फॉर्मूला आपको लास्ट क्वेश्चन में डेराइव करके बताया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। फॉर एन एम्पलीफायर द इनपुट रेजिस्टेंस इज हाई, तो देखो पहले अच्छे से समझो, ठीक है, इनपुट हाई है, करंट गेन भी हाई है और वोल्टेज गेन आपका नियर यूनिटी है। क्लियर है? तो अब ये बताइए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब देखो इसकी मैंने ऑलरेडी आपको टेबल बता दी, ठीक है, मैंने देखो लो मीडियम हाई, फिर इसका उल्टा कर दो हाई मीडियम लो, अब इसका उल्टा कर दो लो मीडियम हाई, ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो हाई मीडियम लो। क्लियर है? अब यहाँ पे पहला कॉन्फ़िगरेशन था आपका कॉमन बेस, देन कॉमन एमिटर, देन कॉमन कलेक्टर। यहाँ पे आपका था सबसे पहला इनपुट इम्पीडेंस, फिर आपका था आउटपुट, ठीक है, फिर था करंट गेन, फिर था आपका वोल्टेज गेन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जिसका इनपुट इम्पीडेंस क्या हो, हाई, ये रहा इनपुट इम्पीडेंस हाई, ठीक है। सेकंड क्या है, करंट गेन आपका हाई, तो करंट गेन हाई, ठीक है। वोल्टेज गेन आपका नियर यूनिटी, अब ये लो है, ये लो वैल्यू
नियर 1 के इक्वल होती है, ठीक है, इतना लो होता है ये। तो ऐसा किस में आपका हो रहा है, कलेक्टर में हो रहा है, ठीक है। तो कलेक्टर क्या हो जाएगा, ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कॉन्फ़िगरेशन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये क्वेश्चन पूछेगा, लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज कर देगा, बट आपका जो आंसर है वो उसी टेबल से निकलेगा, क्लियर है। इसलिए मैंने उसको बोला था कि वो टेबल आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम करंट गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज यूनिटी। अब ऐसा कौन सा एम्पलीफायर है जिसका आपका मैक्सिमम करंट गेन यूनिटी हो सकता है, मतलब 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसा आपका एक ही है, कॉमन बेस, ठीक है, जिसमें आप अल्फा लिखते हो, अल्फा का फॉर्मूला लिखते हो आई कलेक्टर अपॉन आई एमीटर, ठीक है। इसका नियर यूनिटी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी, बिकॉज आपने देखा भी होगा मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन में आपको 0.99 वैल्यू दे रहा है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा 0.99 दी थी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यूज की 1 हो सकती है, ये आपका एक ही कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर each having a current gain of 50 is connected in Darlington connection, the current gain of the connection will be। so देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डार्लिंगटन कनेक्शन क्या होता है। बेसिकली देखो, डार्लिंगटन कनेक्शन में क्या होता है, दो कॉमन एमीटर, यानी देखो ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो आपने पढ़ा है ना, ये आपका देखो एक कॉमन एमीटर वाला ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, और ये आपका दूसरा, बेसिकली ये आपका दूसरा कॉमन एमीटर वाला ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, दो बैक टू बैक हमने कॉमन एमीटर वाले कनेक्ट कर रखे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज इसका गेन है बीटा 1, इसका है बीटा 2। अब जो नेट गेन आएगा ना, ठीक है, बीटा नेट, वो आपका होगा बीटा 1 इंटू बीटा 2। अब इस क्वेश्चन में बोला कि दो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर यूज किए, दोनों का ही गेन कितना है 50। तो इस केस में बीटा नेट कितना हो जाएगा 50 इंटू 50, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 2500, क्लियर है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रखिए, कभी बार ये सिंपल ऐसे भी दे रखेगा, जब सेम होगा तब बीटा स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। द पावर डेसिपेशन इन द ट्रांजिस्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ। अब देखो, आपने साइज समझ ली, ठीक है, ये भी समझ लिया किसमें सबसे ज्यादा डोपिंग करते हो, ठीक है। तो देखो ये आपका एमीटर, ठीक है, ये आपका बेस, ठीक है। एमीटर की साइज मॉडरेट, बेस की छोटी स्मॉल, ठीक है, कलेक्टर की सबसे बड़ी। अब देखो कलेक्टर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करता है, ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है। अब अगर ये कलेक्टर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगा, तो या इसके अक्रॉस बेसिकली जो भी हीट होगी वो भी सबसे ज्यादा इसके अक्रॉस ही होगी, यानी जितना ज्यादा पावर डेसिपेशन होगा वो भी आपका कलेक्टर में होगा। तो अब आपको अगर पावर डेसिपेशन निकालना पड़ा ट्रांजिस्टर में, तो वो सिर्फ कलेक्टर में हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आप कलेक्टर का वोल्टेज लोगे, ठीक है। कलेक्ट यानी कलेक्टर ये और ये बेस, जो इसका जो वोल्टेज होगा वो लोगे कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, और जो कलेक्टर का करंट है वो लोगे, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वही तो आपको पावर डेसिपेशन देगा, बिकॉज कलेक्टर ही आपका रेस्पॉन्सिबल है जहाँ पे आपका सारा पावर डेसिपेशन होता है ट्रांजिस्टर में, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर इज मोस्टली यूज एज, जो आपका यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उसको हम एज ए ऑसिलेटर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। और देखो स्विचिंग के लिए भी यूज करते हो आप, स्विचिंग, ठीक है, और एक आप पल्स जनरेट करने के लिए भी यूज करते हो, पल्स जनरेट, क्लियर है। अब देखो इसका जो नाम है, इसके नाम में क्या है, यूनि, ठीक है। यूनि का मतलब होता है एक, तो यूनि जंक्शन यानी इसका मतलब है इस यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में, यानी कि यूजेटी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूजेटी, इसमें आपका एक 1 पीएन जंक्शन होता है, ठीक है, सिर्फ एक ही पीएन जंक्शन होता है, क्लियर है। और बीजेटी में कितने होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं, ठीक है। ये आपने देख रखा होगा एमिटर और बेस के बीच में, और कलेक्टर और बेस के बीच में, क्लियर है। इन कॉमन एमिटर VCC is 12 volt and the zero signal collector current is 1 milliampere. Determine the operating point when collector load is 6 kilo ohm. क्या बोला इस क्वेश्चन में, देखो ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है। अब मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, एक तो आपको निकालना है VCE एंड कलेक्टर करंट, क्लियर है। बिकॉज देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, इसने सिर्फ दे दिया 6 वोल्ट 1 मिली एम्पियर। अब आपको थोड़ी पता है कि ये 6 वोल्ट कौन सा है, कलेक्टर टू एमीटर है, ठीक है, या फिर कलेक्टर टू बेस है, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको ये बेसिकली पता नहीं है कि क्या चीजें निकालनी है, तो ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले क्या करिए, कॉमन एमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसके अकॉर्डिंग इसका ट्रांजिस्टर बनाइए। तो ये आपने बना दिया कॉमन एमीटर के अकॉर्डिंग ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब चीज इसने क्या दे रखी है, जो कलेक्टर पे लोड है वो दे दिया, ये आपको दे दिया 6 किलो ओम, ठीक है।
ये आपको VCC दे दिया 12 वोल्ट, ठीक है, ये आपका बेस। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने सर्किट बना दिया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये आपका बेस, ठीक है, ये आपका कलेक्टर एंड ये आपका एमीटर, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज होगा ये कौन सा होगा, VCE, ठीक है। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा होगा, IC यानी कलेक्टर करंट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं आपको। सो देखो क्वेश्चन में बोल दिया क्या, द जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट इज 1 मिली एम्पियर। यानी यहाँ से आप एक चीज तो समझ गए कि आपका जो कलेक्टर करंट है IC वो कितना होगा, 1 मिली एम्पियर। क्लियर है। अब दूसरा देखो, अब आपको निकालना है VCE, ठीक है। तो सिंपल क्या करिए, अब मैंने बता, देखो आपको हमेशा क्या करना है, सिंपल KVL के थ्रू लगाना है, ठीक है, सिंपल KVL लगाना है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, आपको VCE निकालना है तो आउटपुट में KVL लगा दीजिए। तो देखो जैसे KVL लगाएंगे तो क्या होगा, 12 माइनस IC इंटू 4 किलो ओम, ठीक है, माइनस VCE इक्वल्स टू 0। अब 12 माइनस IC आपने क्वेश्चन में दे दिया कितना है, 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 1 इंटू 4, अब ये किलो में ये मिली में तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो VCE इक्वल्स टू 0। या तो कोई डाउट नहीं है, एक सेकंड, ये 6 किलो में, तो ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है, 6। तो ये आपको देखो कितना मिल जाएगा यहाँ से VCE, ये आपका आ जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। तो आपका जो क्यू पॉइंट है यानी जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कितना आया, 6 वोल्ट एंड 1 मिली एम्पियर, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़ के मत जाओ, ऐसा मत समझो कि इतना टफ क्वेश्चन है वगैरह, क्योंकि बाइजिंग के क्वेश्चन भी इजी होते हैं, बस आपके प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है उस क्वेश्चन में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइजिंग इज मोस्टली यूज फॉर बीजेटी। ये मैंने आपको बताया था, देखो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। और इसका सर्किट भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं वो भी बताया, ठीक है। और एक चीज और आप पूछी जाती है आपको, जो फिक्स बाइसिंग होती है इसमें आपको स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो देखो जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो होता है 1 प्लस बीटा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिपिकली जर्मेनियम ट्रांजिस्टर आर ऑपरेटेड ओवर अ रेंज एक्सटेंशन फ्रॉम। तो देखो एक आपका होता है जर्मेनियम, एक आपका होता है सिलिकॉन, ठीक है। देखो जर्मेनियम की जो रेंज होती है वो होती है -75 से। अब देखो याद करने के लिए इजी होगा, ठीक है, इस हिसाब से मैं उसके अकॉर्डिंग बेसिकली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो -75 से +75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो सिलिकॉन होता है इसमें आपकी होती है -75 डिग्री सेल्सियस से प्लस के 175 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। बेसिकली मैंने 75 इसलिए लिया ताकि आपको ये चीजें याद रखी जल्दी, ठीक है, बिकॉज देखो सारी 75 है। अब देखो आपको ये भी पता है कि सिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज होता है। अब सिलिकॉन इसलिए यूज करते हो, इसका ये भी एक इसका एडवांटेज है कि इसका जो टेम्परेचर है यानी ये ज्यादा ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर ये ऑपरेट हो सकता है सिलिकॉन, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें इसका लीकेज करंट भी कम होता है, ठीक है, इसलिए हम सिलिकॉन को यूज करते हैं, ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जर्मेनियम के लिए पूछा है तो -65 से 75 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द आउटपुट डीसी वोल्टेज produced by the regulator circuit shown in the figure will be, assume silicon transistor with a VBE equals to 0.7 voltage। अब देखो ये सिंबल आपका किसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बेसिक सिंबल से आपको अगर क्वेश्चन पूछ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, एक जीना डायोड है, ठीक है। जीना डायोड का कुछ इस तरह का सिंबल होता है जिसको आप एक वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज करते हो। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो इसमें क्या बोला, ये आपका बेस टर्मिनल है, ये आपका एमीटर टर्मिनल है। तो इसने बोला ये बेस टू एमीटर जो वोल्टेज है ये वाला, ये आपका है 0.7 वोल्ट, ठीक है। अब देखो इसने बोला आउटपुट वोल्टेज निकालिए, तो आउटपुट यही पे तो होगा, ये वाला होगा वी आउटपुट वोल्टेज। क्लियर है। तो आप सिंपल क्या करिए, ये यहाँ पे ऐसे केवीएल लगा दीजिए। क्लियर है। तो देखो जैसे केवीएल लगाओगे क्या होगा, 6.7, ठीक है, माइनस VBE माइनस वी आउटपुट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 6.7 माइनस VBE आपका कितना आया, ये है 0.7 माइनस V0 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको आउटपुट वोल्टेज कितना मिला, 6 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन इजी था बट आपको सर्किट दे दिया तो सर्किट देख के आप डर गए, ठीक है। तो ऐसे में आप क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बिकॉज इजी क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट, यानी बी ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ IC इज, यानी आपको कलेक्टर करंट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो मैंने बहुत बार बता दिया आपको क्या करेंगे आप, जब भी इस टाइप का सर्किट दे दो तो आप सिंपल KVL लगाएंगे इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में, और वहां से आप कलेक्टर करंट इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो देखो ये आपका बेस टर्मिनल है,
ठीक है, ये आपका एमीटर टर्मिनल है। क्लियर है? तो सिंपल देखो यहाँ पे आप केवीएल लगाइए। तो देखो यहाँ पे जैसे केवीएल लगाओगे क्या बनेगा, माइनस का 240 किलो ओम इंटू बेस करंट IB, ठीक है, फिर माइनस वी बीई बिकॉज ये बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज होगा वो, ठीक है, माइनस 2 किलो ओम इंटू एमीटर करंट IE इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है? सो देखो यहाँ से आप सिंपल बीटा आपको क्या है, बीटा आपको कितना दिया है 90। क्लियर है? तो देखो आपको चाहिए कलेक्टर करंट, यानी कि ये पूरी इक्वेशन आपकी कलेक्टर करंट की टर्म में आ जाए आपको, तो आपको कलेक्टर करंट इजीली मिल जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो देखो आपको पता है कि जो बीटा है वो आपको होता है IC/IB, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल क्या करिए, यहाँ पे IB की जगह IC की टर्म में लिखना है, तो सिंपल लिख लीजिए IB की वैल्यू क्या आई, कलेक्टर करंट डिवाइड बाय बीटा। तो इस बेस करंट की जगह यानी IB की जगह तो आप IC/बीटा रख दोगे, बीटा की वैल्यू आपको दे दी और कलेक्टर करंट निकाल सकते हो। बट यहाँ पे आपका एक एमीटर भी है, एमीटर करंट, ठीक है। तो आपको ये भी पता है जो एमीटर करंट है वो आपका होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो यहाँ पे क्या करिए, बेस करंट की आपने वैल्यू निकाली है IC/बीटा प्लस IC, ठीक है। एमीटर करंट की जगह ये वाली वैल्यू रख दीजिए। तो देखो ये वैल्यूज रखते हैं क्या होता है, देखो 240 किलो ओम, इसमें IB की वैल्यू रखेंगे कितनी है, IC डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा की वैल्यू आपको दे दी है 90, ठीक है, माइनस VB की वैल्यू होती है 0.7 माइनस 2 किलो ओम। अब देखो IE की वैल्यू आपने निकाल दी IC/बीटा प्लस IC। अब देखो ये पूरी इक्वेशन ही आपकी इसमें बन गई, कलेक्टर करंट की टर्म में बन गई, ठीक है। तो अब तो सिंपल इजी मैथ्स है, सिंपल कलेक्टर करंट आपको निकालना है, ठीक है। तो जब कैलकुलेशन करोगे तो जो आपका कलेक्टर करंट आएगा इस केस में, जो IC आएगा वो आपका आएगा 4.12 मिली एम्पियर। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, सिंपल। आपको देखो कलेक्टर करंट यहाँ पे निकालना है, बीटा की वैल्यू आप 90 रखोगे। क्लियर है? तो इस टाइप के मतलब इस टाइप में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, सर्किट के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4.12 मिली एम्पियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ HIE in ohms for a BJT with collector current 3 ampere and VT यानी thermal voltage is 25 millivolt and HFE यानी forward current gain is 150। तो बेसिकली आपको HIE की वैल्यू निकालनी है। पहले देखो ये बेसिकली क्या आपके हाइब्रिड पैरामीटर आपने पढ़े होंगे वो है, ठीक है। तो इसमें देखो इक्वेशन जो होती है आपकी वो पहले समझ लो। देखो V1, ठीक है, एक आपका होता है V1, एक आपका होता है I2। तो इसमें देखो ये आपका होता है HI, ठीक है। अब आता है I1 प्लस HR V2 HFI1 H0 V2, ठीक है। अब ये जो जितने भी H वाले पैरामीटर है इनकी आपको यूनिट पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखो जो H0 होता है, ठीक है, ये आपका होता है कंडक्टेंस, ठीक है, यानी जो BJT है उसकी कंडक्टेंस। तो आपको डायरेक्ट ये पूछते हैं कि H0 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब जो HF है ये आपका शो करता है फॉरवर्ड करंट गेन, ठीक है, फॉरवर्ड करंट गेन किसका, बेसिकली बीजेटी का, ठीक है, बीजेटी फॉरवर्ड करंट गेन। अब जो एच आर है यहाँ पे ये आपका शो करता है वोल्टेज गेन, ठीक है, बीजेटी का। तो बीजेटी वोल्टेज गेन, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछी जाती है। अब जो एच आई है, एच आई, ठीक है, ये आपको होता है इनपुट इम्पेडेंस बीजेटी का। तो बीजेटी जेड इनपुट, ठीक है, बीजेटी का इनपुट इम्पेडेंस। अब देखो इनमें जो रिलेशन होता है वो देख लो। यहाँ पे बेसिकली आपको पूछा है HIE बेसिकली यही है, ठीक है ना, HI और HIE सेम ही है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है देखो फॉरवर्ड करंट गेन, ठीक है, यानी HF डिवाइडेड बाय GM। ये GM आपका कंडक्टेंस होता है। और जो देखो GM का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय जो भी आपका थर्मल वोल्टेज है। तो कलेक्टर करंट देखो इस क्वेश्चन में दिया 3 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय थर्मल वोल्टेज दिया 25। तो ये वैल्यू आपको आएगी 0.12, ठीक है। ये वैल्यू आप पे पुट करेंगे 150, HF आपको दे रखा है, ठीक है, GM कितना है 0.12। तो ये वाली सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1250 ओम, ठीक है। यानी आपका जो इनपुट डिपेंडेंस है बीजेटी का वो कितना आया 1250 ओम, ठीक है। यहाँ पे देख के ये भी बता सकते हो कि कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा। अब देख लो रेजिस्टेंस इतना हाई आया आपको, इनपुट रेजिस्टेंस हाई किसमें होता है, कॉमन कलेक्टर कॉम्बिनेशन में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉर अ गिवन ट्रांजिस्टर इज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था बीटा का रिलेशन होता है अल्फा अपॉन 1 + 1
माइनस अल्फा, बिकॉज ये वैल्यू कम होगी तभी तो बीटा ज्यादा होगा, ठीक है। अब इस रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इसने, कैसे देखो, नीचे जिसने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया, तो देखो माइनस को जैसे कॉमन लेगा क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस का अल्फा, तो ये रिलेशन कुछ इस तरह का बन गया, माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो ऐसा आपका एक ही ऑप्शन है ए वाला, क्लियर है। अब देखो ऐसे मॉडिफाई करके पूछा इसने, बस चीज तो सेम ही पूछी ना, अब ये ऐसे भी तो मॉडिफाई कर सकता था, सिंपल अल्फा अपॉन, नीचे से इसने अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, तो देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो ये रिलेशन बन गया आपका 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। तो बेसिकली ये कैसे भी मॉडिफाई करके आपको पूछ सकता है, बट चीज सेम ही पूछ रहा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजिली उसको टैकल कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इंक्रीजेस, यानी कि आपका देखो जो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, सिंस अल्फा की बात हो रही है तो कॉन्फ़िगरेशन आपका होगा कॉमन बेस, एमिटर बेस कलेक्टर। सो देखो जो अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ये आपकी इंक्रीज होती है जब आपकी जो बेस है इसकी विड्थ, अगर आप इसकी विड्थ को इंक्रीज कर दोगे तो जो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो भी आपके ट्रांजिस्टर की इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस देखो बीजेटी में इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी ऐसे ही मैं आपके लिए जैसे आपका डीसी जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, इंडक्शन मोटर ऑलरेडी चल ही रहा है जिसमें मैंने 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, और सिंक्रोनस मोटर हो गया, ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर हो गया, ऐसे इनके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।